हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आईपीआर। ठीक है, वन लेक्चर एंड ऑल पीवाईक्यूज विल बी कवर्ड फ्रॉम 2014 टू 2024। इस टॉपिक से एग्जाम में दो क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर 2 से 3 एक्ट कवर्ड होते हैं, पेटेंट का, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का, डिजाइन का। एंड इट लुक्स बल्कि कि 2 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एग्री, बहुत डीप बेरैक में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो ओवरऑल पीवाईक्यूज में कवर हो जाते हैं, आप उन्हें देख के चले जाओगे एंड यू आर गुड टू गो। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं उन टॉपिक के बेरैक्स में आप जाना, उन स्पेसिफिक सेक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना बस। ठीक है, काफी सारे के तो मैंने पिक्चर्स साथ में अटैच कर दिए होते हैं, जिनके नहीं भी किए आप उन्हें अपने बेरैक में खोलो, ध्यान से एक बार पढ़ लो एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। 2 क्वेश्चन इससे सेफली आप अटेंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर के बाद इसकी पीडीएफ पीवाईक्यूज की आपको वहां मिल जाएगी और आपको कोई डाउट हो तो भी आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी लेक्चर में कोई भी एरर लग रहा हो, कोई भी इशू हो, कमेंट करना। इफ देर इज एन एरर, पिंड कमेंट जरूर चेक करना, वहां पे प्रोबेबली वो रेक्टिफाइड होगा, नहीं तो कर दिया जाएगा। ऑल्सो मेनी पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस ऑडियो, प्लीज अपने वीडियो की सेटिंग्स चेक कर लीजिए, वहां पे ऑटो डब हो जाता है, तो वो ऑटोमेटेड एआई वॉइस में आने लगता है। प्लीज उसे वापस ओरिजिनल वॉइस पे कर देंगे तो आपको रेगुलर सुनाई देगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिस्टिक वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट। एक्ट बता दिया कौन सा है, क्या नहीं इंक्लूडेड है आर्टिस्टिक वर्क के अंदर। ऑप्शन है ड्राइंग, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, वर्क ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप या फिर वर्क ऑफ कारपेंटर। करेक्ट आंसर इज डी, वर्क ऑफ कारपेंटर। सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में देखोगे आर्टिस्टिक वर्क को डिफाइन किया है, वहां पे पेंटिंग, स्कल्पचर के साथ साथ ड्राइंग भी मेंशन्ड है। ठीक है, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर मेंशन्ड है और आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप भी मेंशन्ड है, बट वर्क ऑफ कारपेंटर नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सैटिस्फाइड बाय एन इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर अंडर पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट के अंदर क्या करते हैं कि कोई नई इन्वेंशन है या कोई नई चीज आपने डिस्कवर की है, उसको आप पेटेंट करा लेते हो। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करना जरूरी नहीं है पेटेंट होने के लिए। नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप्स, डिस्टिंक्टिवनेस या यूजफुलनेस। नॉवेल्टी मतलब कि उसमें कुछ नया होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स, डिस्टिंक्टिवनेस मतलब वो बाकियों से अलग होना चाहिए, यूजफुलनेस यानी वो यूजफुल होना चाहिए। आंसर इज सी, डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस रिक्वायर्ड होती है ट्रेडमार्क एक्ट में। ट्रेडमार्क में क्या होता है, ट्रेडमार्क बहुत बेसिक शब्दों में समझो, किसी भी चीज का लोगो ले लो। जैसे आप आईपीएल की कोई कंपनी देखते हो, जो टीम्स देखते हो, आपको नाम ना भी पता हो, आप लोगों से पहचान जाते हो कि ये केकेआर है, मुंबई इंडियंस है। ठीक है, एक सर्टेन लोगो है, एडिडास हो गया, सर्टेन लोगो है, पूमा हो गया, सर्टेन लोगो है। ठीक है, तो वो ट्रेडमार्क होता है जो एक सर्टेन कलर, सर्टेन सिंबल, डिजाइन, कोई लोगो टाइप का, जो आपको डिस्टिंक्टिव बनाता है। कि 5 टी-शर्ट आपके सामने लगी हैं, पर आप एक ऐसे साइन से पहचान जाओगे कि ये एडिडास है, या अगर उसमें कोई कैट दिख रही है आपको दूर दराज से भी, तो भी आप अंदाजा लगा लेते हो कि ये पूमा से रिलेटेड है, राइट। तो वो डिस्टिंक्टिवनेस कहाँ जरूरी होती है, ट्रेडमार्क में। इसका पेटेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इज सी, डिस्टिंक्टिवनेस। मीनवाइल देखो, न्यू होना चाहिए, ये सेक्शन 2 में ये सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। 2 के सब क्लास 1 के एल में न्यू होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप यहाँ दिया है और यूजफुल होना चाहिए यहाँ दिया है। ये सब पेटेंट की रिक्वायरमेंट है, डिस्टिंक्टिवनेस रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेटेंट एक्ट बिकेम अ लॉ इन 1970, 1975, 1996 या 66। हमेशा हमने पढ़ा है कहाँ दिया होता है, एक्ट की शुरुआत में डेट दी होती है, वहां जाके देखोगे 19 सितंबर 1970 डेट दी है, तो आंसर इज ए, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ZB ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्ट का नाम दिया, एक सेक्शन दिया हुआ है, जाके देखो, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन। इट डिफाइंस ट्रेडमार्क, बेयर एक्ट में जाके देखोगे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडमार्क इज अ विजुअल सिंबल अप्लाइड टू आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स विद अ व्यू टू डिस्टिंग्विश द आर्टिकल्स फ्रॉम अदर्स। ये अभी हमने ये बात पढ़ी थी, ट्रेडमार्क क्या होता है, एक विजुअल सिंबल जो हमें आंखों से दिखता है, जो किसी भी आर्टिकल पे हम अटैच करते हैं, किस लिए, ताकि हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकें बाकी आर्टिकल से। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस तरीके का हो सकता है, वर्ड, डिवाइस, लेबल या ऑल ऑफ द अबव। वो कोई वर्ड हो सकता है, वो कोई डिवाइस हो सकता है, वो कोई लेबल हो सकता है, या वो सब कुछ हो सकता है। आंसर इज डी, सब कुछ हो सकता है। ट्रेडमार्क अभी हमने पिछले सेक्शन में देखो बैराक ने अटैच किया था, यहाँ पे आ गया, ZB में ट्रेडमार्क डिफाइंड है। इट मीन्स अ मार्क केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वो शेप ऑफ गुड्स भी हो सकता है, पैकेजिंग भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमें ग्राफिकली क्लियरली विजुअल सिंबल के फॉर्म में बताए कि ये एक सर्टेन ब्रांड से अटैच है, किसी का लोगो है या कुछ भी है, तो वो हो सकता है ट्रेडमार्क में। वर्ड हो सकता है, क्योंकि एक सर्टेन तरीके से आप उस वर्ड को लिखते हैं, कोई नाम है, कोई ब्रांड नेम है, आप टाटा सॉल्ट देखते हैं तो एक सर्टेन वे में टाटा लिखा होता है। ठीक है, तो आप उससे पहचान जाओगे कि ये ओरिजिनल है, राइट, क्योंकि वो एक सर्टेन फॉर्म में ही लिखते हैं। डिवाइस हो सकता है, कोई लेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉपीराइट एक्ट अंडर द कॉपीराइट एक्ट बाय इन्वोकिंग द प्रोविजंस ऑफ। अगर कॉपीराइट एक्ट के अंडर हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक्यूज के खिलाफ करनी हो तो उनके सेक्शन के अंडर होंगी, 63 to 67, 67 से 72,
70 टू 75 या फिर 75 से 80। करेक्ट आंसर इज ए 63 टू 67। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे ऑफेंसेस से रिलेटेड बात हो रही है। उसके बाद में क्योंकि 71, 72, 73 में अपील्स की बात होने लगेगी तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये दो ऑप्शन तो हर हाल में, ये तीनों ही देखो गलत हो जाते हैं। तो दिस इज दी ओनली ऑप्शन जहां पे ऑफेंसेस की बात हो रही है। नेक्स्ट, विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेबरिंग राइट्स प्रिटेंशन? ऑप्शंस आर परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक वर्क, ग्राफिकल इंडिकेशन या न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट। अब नेबरिंग राइट्स प्रिटेंशन वर्ड एज इट इज यूज बेयर एक्ट में नहीं हुआ है, ये थ्योरी का पार्ट है। पुराने क्वेश्चन हैं जब ओपन बुक अलाउड होता था। परफॉर्मेंस इसका आंसर है ए। देखो नेबरिंग राइट्स बेयर एक्ट में यूज नहीं हुआ है। परफॉर्मेंस राइट्स या ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट्स, इन्हीं को नेबरिंग राइट्स के अंदर गिना जाता है। ठीक है, नेबरिंग राइट्स प्रिटेंशन। मान लो ये ना भी पता हो तो भी आपको पता है कि ड्रामेटिक वर्क तो कॉपीराइट के अंदर आता है। ठीक है, जीआई भी अलग चीज है, न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट भी अलग है। बट स्टिल मैं आपको बता दे रही हूँ, नेबरिंग राइट्स किसको कहते हैं? जो परफॉर्मर के राइट्स होते हैं या ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड राइट्स होते हैं। तो हमारा सेक्शन 37 से 39 ए इस बारे में बात करते हैं। ब्रॉडकास्ट के रिप्रोडक्शन के राइट, परफॉर्मर के राइट, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ परफॉर्मर्स, मॉरल राइट्स, एक्ट्स नॉट इन्फ्रिंजिंग दीज राइट्स एंड सर्टेन प्रोविजंस टू अप्लाई टू दीज राइट्स। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क? किसी का अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इन्फ्रिंजमेंट मतलब उसको बाउंड्री क्रॉस करना, क्या चीज इसमें से मानी जाएगी? ऑप्शन ए, यूज ऑफ अ मार्क आइडेंटिकल टू द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड्स विदाउट ऑथराइजेशन। किसी का कोई ट्रेडमार्क लोगो है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्टन तरीके से ए लिखना, आपने उससे बहुत आइडेंटिकल यूज किया बिल्कुल इन रिलेशन टू गुड्स, बिना ऑथराइजेशन के आपने बहुत सिमिलर लोगो यूज किया है कि देख के आदमी सोचेगा ये सेम है। ऑप्शन बी, एडवर्टाइजिंग ऑफ दैट ट्रेडमार्क सच दैट द एडवर्टाइजमेंट इज अगेंस्ट द रेप्यूटेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। आपने उस लोगों को इस तरीके से यूज करके या कुछ भी उनका जो मार्क था, ट्रेडमार्क था, उसको इस तरीके से यूज किया है कि वो उस अपने ब्रांड की रेप्यूटेशन के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी, यूज ऑफ दैट ट्रेडमार्क एज अ बिजनेस नेम विदाउट ऑथराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग ले सकते हो, उसको रजिस्टर कर रखा है अगर किसी ने कि ये उनके ब्रांड का नाम है। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं उसे अपने बिजनेस नेम में यूज करूं विदाउट ऑथराइजेशन तो ये इन्फ्रिंजमेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 29 बात करता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। बेयर एक्ट में जाओ और एक बार इसको पूरा रीड कर लो, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ताकि क्लियरली देखो, पॉइंट नंबर ए जो दिया है सब क्लॉज 2 में, सिमिलैरिटी ऑफ द गुड्स को लेकर दिया है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है यूजेस सच ट्रेडमार्क्स एंड एज ट्रेड नेम, कि नाम ऑफ बिजनेस सेम लगे। और 8th में लिखा है एडवर्टाइजिंग इन अ वे कि वो रेपुटेशन के खिलाफ जाए। तीनों पॉइंट मेंशन्ड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ कॉपीराइट? क्या इसमें से गलत है कॉपीराइट को लेके? ऑप्शन ए, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनली द एक्सप्रेशन एंड नॉट आइडिया। कॉपीराइट सिर्फ एक्सप्रेशन को कवर करता है। एक्सप्रेशन मतलब जब वो आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं एक स्टोरी लिखूंगी वर्सेस मैंने एक्चुअली उसे लिख दिया, तो वो एक्सप्रेशन हुआ मेरे काम का। ठीक है, या फिर कोई पेंटिंग मैंने सोचा बनाऊंगी वर्सेस मैंने उसे एक्चुअली बना दिया। ठीक है, तो आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता है, एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। ये कहता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, देयर इज नो कॉपीराइट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट। अगर कोई बात एक फैक्ट है तो उसमें आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, देयर इज नो कॉपीराइट इन अ गवर्नमेंट वर्क। अगर कोई गवर्नमेंट का वर्क है तो उसमें कॉपीराइट नहीं होगा। ऑप्शन डी, कॉपीराइट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट में रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी, देयर इज नो कॉपीराइट इन अ गवर्नमेंट वर्क। ये बात गलत है। ठीक है, बेयर एक्ट में देखते हैं सेक्शन 17 सब क्लॉज डी को जब देखोगे तो क्लियरली लिखा है अगर गवर्नमेंट वर्क है और किसी और की से एग्रीमेंट नहीं है तो फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट गवर्नमेंट होगी, यानी गवर्नमेंट के काम में भी कॉपीराइट होता है। मीनवाइल सेक्शन 13 क्या कहता है? इंटरप्रेट करोगे अगर सेक्शन 13 को तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल एक्सप्रेशन एंड नॉट आइडियाज। अब मैं बोल दूं मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं इस एक चीज पे मूवी बनाऊंगी या इस टॉपिक पे कुछ बनाऊंगी, पर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है और किसी और ने बना दिया, तो अब मैं उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकती। इट्स जस्ट एन आइडिया। ठीक है, उसको जब तक सामने वाले ने किसी एक्सप्रेशन में, स्क्रिप्ट के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में कुछ होना चाहिए। ठीक है, बी वाला देखोगे एक फैक्ट है, फैक्ट कहीं भी एज अ वर्क मेंशन्ड ही नहीं है कॉपीराइट में। एंड डी सेक्शन 45 ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता है, जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर कराओ ही कराओ। ठीक है, आपने वो चीज बनाई है और आप पहले हो, ओरिजिनल हो, तो वो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट मानी जाती है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल? क्या चीज इनमें से पेटेंटेबल नहीं है? ऑप्शन ए, अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 3 में जाओगे उसका नाम ही यही है, व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। जो इन्वेंशन नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली पेटेंटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी मिल जाए वो सब आंसर में। पॉइंट नंबर एच दिया है मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। एन दिया है प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जी दिया, सॉरी, ओ दिया है टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये तीनों चीजें पेटेंटेबल नहीं है और हमसे यही पूछा है क्या पेटेंटेबल नहीं है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which one of the following was replaced or repealed by the World Intellectual Property Organization? ये जो ऑर्गेनाइजेशन आया ये किसको रिप्लेस करके आया?
ट्रिप्स, बर्पी, गैट, पीसीटी। करेक्ट आंसर इज बी, BIRPI। ये क्या था? यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, 1893 में था ये। और 1970 में ऑर्गेनाइजेशन आया था WIPO, जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट, अ कंपनी विशेस टू एंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो। एक कंपनी है, उनका एक लोगो है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लोगो है मान लो, ठीक है। अब मैं एक कंपनी हूं और मैं चाहती हूँ इसको कोई और यूज ना करे, तो मैं क्या करूंगी? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या इंडस्ट्रियल डिजाइन। देखो कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन तो है नहीं, तो पेटेंट तो होगा नहीं, ठीक है। कॉपीराइट भी नहीं होगा, इसमें होता है ट्रेडमार्क। हमने अभी पढ़ा कि कोई भी लोगो, कोई भी ग्राफिकल चीज है जो रिप्रेजेंट करती है किसी को, तो मैं इसका ट्रेडमार्क करूंगी, ठीक। देखो ट्रेडमार्क तो कर दिया मैंने कि ये डिस्टिंग्विश करेगा, कि ये सर्टेन साइन देख के लोग अपने आप समझ जाएंगे कि मेरे चैनल की बात हो रही है, ठीक है। कोई और इसे ताकि यूज ना करे अपने में। सो दैट इज ट्रेडमार्क। किसी भी शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग, कलर्स का कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिक कलर्स को ही यूज करना, एक्सेट्रा, दैट इज ट्रेडमार्क, ठीक है। कि सिर्फ आप ये साइन देखो और समझ जाओ किसकी बात हो रही है। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है ना, आपके डिजाइन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म WIPO स्टैंड्स फॉर। अभी हमने पढ़ा था, इसका करेक्ट आंसर इज बी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ IPR। इनमें से क्या IPR का टाइप नहीं है? कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, हिस्टोरिकल इंडिकेशन। इन तीनों पे एक्ट हम देख चुके हैं। आंसर इज हिस्टोरिकल इंडिकेशन। हिस्टोरिकल इंडिकेशन क्या है? इट इज अ सब कैटेगरी ऑफ GI। GI आपने न्यूज में बहुत सुना होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। वो होता है किसी स्पेसिफिक शहर को, रीजनल चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसी का पार्ट है हिस्टोरिकल इंडिकेशन, कि उस शहर से रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल चीज है, उसको एज एन इंडिकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी। अब चाय तो हर जगह मिलती है, बट दार्जिलिंग टी हैज इट्स ओन हिस्ट्री एंड इट्स ओन स्पेशलिटी, ठीक है। बनारसी साड़ी, द हिस्टोरिक वीविंग कल्चर, राइट। तो ये होता है हिस्टोरिकल इंडिकेशन। ऐसी फूड को लेके भी मिलता है GI टैग एक्सेट्रा, तो ये अलग है। बट ये आपको चारों एक्ट्स मेंशन हैं जो IPR के अंडर आते हैं, ठीक है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं, इमेजिन एन IPL टीम सेट्स अप अ कंपनी टू सेल इट्स ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स। हम देखते हैं हर IPL टीम अपने कपड़े बेचती है, ठीक है। What type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? क्या चीज वो टीम यूज करेगी, कौन सी IPR, जिससे वो शो कर सकें कि ये कपड़े हमारे हैं? अब आप सोचो, पेटेंट हो सकता है, नहीं कोई नई डिस्कवरी तो नहीं है, टी शर्ट तो टी शर्ट ही है, तो नहीं होगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रीजन के लिए होता है, उसका टी शर्ट या कपड़ों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड डिजाइन में कंफ्यूजन आ सकता है। अभी हमने पढ़ा था ट्रेडमार्क क्या होता है। जब आप KKR लिखा देखते हो एक सर्टेन वे में, एक हेलमेट बनाया उसमें से आग निकल रही है एक्सेट्रा, ऑटोमेटिकली आप पहचान जाते हो कि ये कोलकाता नाइट राइडर्स है, राइट। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, एक सर्टन लोगो है जिससे आप पहचान रहे हो, ठीक है। वो IPL टीम ये चाहती है कि वो अपने कपड़े बेचे और आप देखते ही पहचान जाओ कि ये कपड़ा उनका है। तो हमेशा एक सर्टन कलर होगा, कि पर्पल टी शर्ट, गोल्डन बॉर्डर, सर्टन डिजाइन, सर्टन लोगो, दैट इज KKR फॉर यू। उस पे KKR ना भी लिखा दिखाई दे तो भी आप पहचान जाओगे कि ये KKR की टी शर्ट है, राइट। सेम गोज फॉर अदर्स ऑल्सो, राइट। कि ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन गोल्ड के साथ है तो आप जानते हो कौन सी टीम है, ओके। सो उस केस में आएगा आंसर ट्रेडमार्क। रजिस्टर्ड डिजाइन क्यों नहीं है? डिजाइन जो है आपकी शेप या पैटर्न को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पर वो ये नहीं बताता कि ये कपड़ा बनाया किसने। ये एक शेप, देखो डिजाइन जो है ना, एक शेप या पैटर्न को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कपड़ों में होता है एक सर्टेन पैटर्न कोई डिजाइनर यूज करता है, ठीक है। तो वो उसका पैटर्न कहलाता है। अलग अलग डिजाइनर्स के आपने सुने ही होंगे, ठीक है। पर उसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये किसने बनाया है, अनलेस आप बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। आप उसके शेप या पैटर्न को देख के ये नहीं बता सकते कि ये किस IPL टीम का कपड़ा है ना। टी शर्ट तो टी शर्ट जैसी दिखेगी हमेशा, उसमें क्या ऐसा अलग कर लोगे। तो डिजाइन जो है आपके शेप, पैटर्न एक्सेट्रा को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। हमसे पूछा गया था कि टीम, कंपनी का पर्पस है कि लोग देखते ही पहचान जाएं कि ये उनकी, उनके कंपनी की, उनकी टीम की टी शर्ट है या उनका कपड़ा है। लुक प्रोटेक्ट करता है डिजाइन, बट हमें चाहिए कि तुरंत पहचान जाए आदमी, तो उस केस में आएगा ट्रेडमार्क, जो उसको डिस्टिंग्विश करे, डिस्टिंक्ट फीचर दे दूसरों से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर? 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स या 50 ईयर्स? इसका करेक्ट आंसर इज बी, 20 ईयर्स। सेक्शन 53 टर्म ऑफ पेटेंट देखोगे तो लिखा है द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट ग्रांटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो 2002 में अमेंडमेंट आया था, शैल बी 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की थी उसके बाद से 20 साल तक आपका पेटेंट रहेगा, ठीक है। इंटरनेशनल के केस में क्या होगा वो भी यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, who shall be the registrar of trademarks for the purpose of Trademarks Act 1999? एक्ट में जाके देखो रजिस्ट्रार कौन होगा। ऑप्शन ए, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ऑप्शन बी, कंट्रोलर जनरल ऑफ कॉपीराइट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। या फिर ऑप्शन डी, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉपीराइट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। करेक्ट आंसर इज ए, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। चैप्टर 2 में जाओगे रजिस्टर एंड कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन, इसी में अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार यहाँ पे दिया हुआ है, कौन होगा रजिस्ट्रार? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 2024 का क्वेश्चन, लेटेस्ट ईयर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी वर्क्स इन इंडिया? अगर कोई लिटरेचर का काम है इंडिया में, कॉपीराइट प्रोटेक्शन का टाइम पीरियड क्या है? ऑप्शन ए 50 ईयर्स फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्क, जिस साल वो काम क्रिएट किया गया उससे 50 साल, यानी 2000 में अगर क्रिएट किया गया तो 2050 तक, ठीक है। ऑप्शन बी 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, मान लो क्रिएट 2000 में हुई किताब और पब्लिश हुई 2005 में, तो इनका कहना है 60 ईयर्स यहाँ से, ठीक है, यानी 2065 तक। ऑप्शन सी लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, 2000 में किताब लिखी, ऑथर की डेथ हुई 2020 में, तो इनका कहना है यहाँ पे जो डेथ हुई उसके बाद 60 साल, ठीक है। ऑप्शन डी 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सेल, 2000 में किताब छपी, मान लो क्रिएट की, 2005 में पब्लिश हुई, लेट्स से, ठीक है, और पहली किताब बिकी 2010 में, मान लो 5 साल बिकी ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो बिकने के फर्स्ट सेल के बाद 10 साल, यानी 2020 यहाँ पे आंसर। आप क्वेश्चन समझ गए? तो किस कॉपीराइट प्रोटेक्शन कब तक होता है? एक्ट में जाके देखेंगे टर्म ऑफ कॉपीराइट कितने टर्म तक। सेक्शन 22 बात करता है, तो लिखा है except as otherwise provided, copyright shall subsist in any literary, dramatic, musical or artistic work published within the lifetime of the author, अगर within the lifetime of the author उसके जीते जी publish हुआ है, until 60 years from beginning of calendar year next following the year in which the author dies। तो लिखा है जिस साल उस ऑथर की डेथ होगी उसका जो अगला साल है ना, उसका बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर जो है वहां से 60 साल। तो मान लो कोई ऑथर है जिसकी इस साल 2025 में लेट्स से नवंबर में ही डेथ हो जाती है, तो अगला कैलेंडर ईयर जब भी शुरू होता है, जो डेफिनेशन दी हुई है हमें, वहां से 60 साल तक उनका कॉपीराइट मेंटेन रहेगा इस पे। तो करेक्ट आंसर इज सी लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को लंबा देख के मत डरो, आसान क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क लॉ पे ये भी दिख रहा है, पढ़ते हैं। सोहम एन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर क्रिएटेड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड फिट लाइफ, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड फिटनेस प्लान। एक लड़का है सोहम जिसने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है फिट लाइफ, क्लियरली देखना क्या नाम लिखा है, फिट लाइफ, ठीक है। क्या करता है वो? पर्सनलाइज्ड फिटनेस प्लान देता है आपको, ओके। He registered the app's name and logo under trademark law and copyrighted the app's source code। ऐप का जो नाम है और लोगो है वो उसने ट्रेडमार्क लॉ के अंडर रजिस्टर कर लिया, और कॉपीराइट किस चीज को करा? ऐप का जो सोर्स कोड था, जो उसने कोड लिखा था, कोडिंग की थी उस ऐप के लिए, उसको कॉपीराइट कर लिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। However, 6 months after its launch, Soham discovered a competing app called FitLife। अब क्या स्पेलिंग है कंपीटिंग ऐप की? फिट लाइफ। आप देखोगे बहुत सिमिलर सी है, सिर्फ एक अल्फाबेट का फर्क है। 6 महीने बाद देखता है कंपीटिंग कंपनी आती है इस नाम से, सिमिलर लोगो एंड फीचर्स, काफी सिमिलर लोगो है, काफी सिमिलर फीचर है, बीइंग मार्केटेड बाय अ लार्ज टेक कंपनी, बट वो बहुत बड़ी कंपनी उसे मार्केट कर रही है, ठीक है। Soham believes that the competing app copied elements of his source code and intentionally used a confusingly similar name and logo to mislead customers। Soham का मानना है कि जो competing app ने उसने उसके सोर्स कोड के एलिमेंट्स कॉपी किए हैं जिसका उसने कॉपीराइट करवा रखा था, और जानबूझ के ऐसा कंफ्यूजिंगली सिमिलर नाम और लोगो यूज कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स मिसलीड हो, और उस नाम और लोगो का भी उसने ट्रेडमार्क करवा रखा था, ये हमें बता दिया है। अब इस प्रॉब्लम के बेसिस पे सही स्टेटमेंट बताओ। तो आप कहानी सारी छोड़ दो, मेन बात क्या हो गई, एक इंसान के पास ट्रेडमार्क भी है अपने लोगो और नाम का, और कोड जो लिखा हुआ है उसका कॉपीराइट भी है। कंपीटिंग पार्टी आती है, सिमिलर नाम और लोगो यूज कर रही है कंफ्यूज करने के लिए लोगों को, और ये भी एलिगेशन है कि जिस कोड का कॉपीराइट था मेरे पास उन्होंने सिमिलर यूज किया है, सेम सर्विस दे रहे हैं वो भी। अब अंडर ट्रेडमार्क लॉ हमें बता दिया आंसर किसके बेसिस पे करना है। कैन सोहम क्लेम इन्फ्रिंजमेंट फॉर द यूज ऑफ सिमिलर नेम एंड लोगो बाय द कंपीटिंग ऐप? हमसे क्या पूछा है ट्रेडमार्क लॉ के अंदर? इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ऐसे समझना होता है कि कौन से सेक्शन में जाके आंसर ढूंढना है। तो हमें इस एक्ट में जाना है और इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड बात पढ़नी है, ठीक है। क्या सोहम इन्फ्रिंजमेंट क्लेम कर सकता है कि उन्होंने सिमिलर नाम और लोगो यूज किया है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए येस इफ ही कैन प्रूव दैट नेम्स आर कंफ्यूजिंगली सिमिलर, अगर वो प्रूव कर दे कि नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, सिमिलर से हैं, तो उस केस में क्लेम कर सकता है। ऑप्शन बी नो बिकॉज द कंपीटिंग ऐप हैज अ डिफरेंट नेम एंड लोगो, नहीं कर सकता क्योंकि कंपटीशन जो ऐप है वो उनका नाम और लोगो बहुत अलग है। ऑप्शन सी येस बट ओनली इफ द कॉम्पिटिटर इज अ स्मॉल बिजनेस, हाँ कर सकता है बट अगर तब जब कॉम्पिटिशन कोई छोटा बिजनेस हो। या फिर डी नो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कैन ओनली अकर इफ देयर इज आइडेंटिकल कॉपिंग, नहीं ट्रेडमार्क सिर्फ तब इन्फ्रिंज होता है जब आइडेंटिकल कॉपी किया जाए। क्या सिर्फ इसलिए? देखो नो बिकॉज द कंपीटिंग ऐप हैज अ डिफरेंट नेम एंड लोगो, ऐसा तो दिया ही नहीं है, हमें तो क्लियरली बताया है उन्होंने नाम कितना सिमिलर रखा है, देखो ठीक है, और हमें बताया है सिमिलर लोगो एंड फीचर, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड सी वाला देखो, येस बट ओनली इफ कॉम्पिटिटर इज अ स्मॉल बिजनेस, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, स्मॉल बिजनेस हो बड़ा हो, आप मेरा कॉपीराइट है, मेरा ट्रेडमार्क है, आप नहीं कर सकते उसको टच, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन तो देखो ऐसे एलिमिनेट हो गए।
अब सवाल आता है हाँ अगर वो प्रूव कर दे नाम सिमिलर है, या फिर नहीं। इन्फ्रिंजमेंट सिर्फ तब होता है जब आइडेंटिकल कॉपी का मतलब मैंने ऐसे बनाया था तो आपने एग्जैक्ट ऐसे बनाया है। ट्रेडमार्क के हमने हमने क्या पढ़ा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो। अगर आपने बहुत सिमिलर रख दिया है, बहुत ज्यादा ऐसा रखा है कि देख के आदमी कंफ्यूज कर जाए कि कौन सा वाला है ओरिजिनल, तो उस केस में माना जाता है कि इन्फ्रिंजमेंट है। तो आंसर डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ए। हाँ वो क्लेम कर सकता है अगर वो ये प्रूव कर दे कि नाम कंफ्यूजिंगली सिमिलर है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, आंसर इज ए। 29 में देखोगे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्लियरली लिखा है अ मार्क विच इज आइडेंटिकल विद और डिसेप्टिवली सिमिलर। आइडेंटिकल तो है तो बात ही खत्म है, ऑब्वियसली इन्फ्रिंजमेंट है। बट डिसेप्टिवली सिमिलर मतलब कि बिल्कुल पूमा रूमा वाला जो हाल होता है, ठीक है, कि बहुत डिसेप्टिवली सिमिलर है, बहुत ज्यादा सेम रखा है कि देख के बिल्कुल अगर कोई रैंडम पर्सन देखे, यूजर देखे, तो उसको आपके ब्रांड को देख के लगेगा ये सेम है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप डिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स है, सिमिलर टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, सर्विस भी सेम दे रहे हो, तुम भी फिटनेस की दे रहे हो, और ऐसा कुछ कि पब्लिक को कंफ्यूजन हो कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस केस में कोर्ट मान के चलती है कि ये कंफ्यूजन की जा रही है सच में। तो येस ही कैन क्लेम अगर वो प्रूव कर दे कि नाम कंफ्यूजिंगली सिमिलर है। ठीक है, सो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आईपीआर हियर। ये एक लेक्चर के अंदर आपके 2 क्वेश्चंस कवर होते हैं, अलग से जाके बहुत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, जो जो सेक्शंस हमने टच किए हैं, इन्फ्रिंजमेंट को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके एक्सेट्रा, उन सेक्शंस को जाके एक बार पूरा पढ़ लो, सिर्फ उस एक लाइन को नहीं जो हमने आंसर में डिस्कस की है, और भी जो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे किस केस में कॉपीराइट नहीं हो सकता, 8-10 सिचुएशंस दी हैं, जाके एक बार उन्हें पढ़ लो, तो आपको और ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है टॉपिक सेम आए, ऑप्शंस चेंज हो जाएं। ठीक है, आपने अगर एक बार उन्हें ठीक से देख लिया होगा तो आपको रिलेटेबल लगेगा, आप जल्दी पहचान पाओगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से जुड़ा हुआ है। बेस्ड ऑन दी क्वेश्चंस यू कैन आल्सो सी कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, इजी है, बेरैक बेस्ड है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाएगी लेक्चर के बाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।